सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? और आशा करता हूँ कि आपकी स्टडीज़ रेगुलर हो रही होगी, बढ़िया हो रही होगी। तो जो मेरा लेक्चर सीरीज़ है उसमें मैं आज आपके साथ अबेटमेंट का टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। कल मैंने आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया था आरपीडी और कल वो ख़त्म हो गया था, फिनिश हो गया था। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम अबेटमेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए नोट्स मुझे मिल गए हैं प्रिंट होके, जो मैंने प्रिंट करवाए थे, और ये आप तक पीडीएफ पहुंच जाएगा। अबेटमेंट के ये जो मैं आपको आज लेक्चर दे रहा हूँ उसी से जुड़े ये नोट्स हैं। तो ये कंप्लीट हैं अभी अभी और इसमें ऐड होंगे नोट्स, जैसे जैसे होते जाएंगे आपको पीडीएफ मिलता जाएगा। तो चलिए अबेटमेंट की बात करते हैं। अबेटमेंट मैंने यहाँ पे हेडिंग भी डाल दी है। अबेटमेंट का मतलब होता है दुष्प्रेरण। ठीक है, तो देखिए सामान्य इसमें जो नोट्स में लिखा है आज उसी को रीड करूंगा, उसी को समझाऊंगा और आप भी उसी को पढ़िएगा मेरे साथ साथ। देखिए अबेटमेंट में जो पॉइंट नंबर 1 है वो दिया है, सामान्य प्रथा के अनुसार किसी व्यक्ति को तभी उत्तरदायी माना जाता है जब उसने स्वयं कोई अपराध किया हो, लेकिन दुष्प्रेरण की अवधारणा कहती है कि जो व्यक्ति अपराधी की सहायता करता है या उसे किसी भी रूप में सहायता प्रदान करता है वह भी उत्तरदायी होगा। मतलब एक जनरल कंडीशन से अलग हटकर यहाँ पे बात हो रही है कि हम नॉर्मल कंडीशन में ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति तभी अपराधी है जब वो खुद अपराध करता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति खुद ही चोरी करेगा तो वो चोरी के लिए, कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो वो मर्डर के लिए, कोई व्यक्ति अगर अन्य अपराध जो भी आप ले लो अगर वो करता है तो वो उसके लिए लायबल है। ये एक जनरल कंडीशन है। लेकिन अबेटमेंट इससे हमें कुछ अलग ले जाती है। अलग मीन्स हम वहाँ पर भी लायबल हो जाते हैं जो हमने नहीं किया, मात्र हमने उस काम को करने में किसी की सहायता की है। मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति मर्डर करना चाह रहा है किसी व्यक्ति का, तो कोई दूसरा व्यक्ति उस मर्डरर का, उस अपराधी की सहायता करता है, उस अपराधी को सहायता पहुंचाता है, चाहे वो गन देकर, चाहे उसे उकसाकर, उसकी मदद कर कर कैसे ना कैसे। तो यहाँ पर अबेटमेंट हमारा इसी पर बात करता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। कोई अपराध एक व्यक्ति द्वारा या दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। सिंपल है, जब किसी अपराध के करने में कई व्यक्ति शामिल होते हैं, सपोज करो एक मर्डर के ऑफेंस में 4 लोग शामिल हैं, तो प्रत्येक की दोष सिद्धि की डिग्री अपराध में उसकी भागीदारी के तरीके पर निर्भर करेगी। कौन कितना हीनियस था, किसने कितना जघन्य अपराध किया है, किसका रोल कितना जघन्य था उस ऑफेंस को करने पर, उस पर उसकी दोष सिद्धि निर्भर करेगी। जैसे कि एक व्यक्ति ने चाकू मारा, दूसरे ने गला काटा, तीसरे ने बॉडी को आग लगा दी, तो धीरे धीरे ये फैक्ट जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही चार्जेस भी बढ़ेंगे और वैसे वैसे ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एज पर ऑफेंस सेट होगी। ठीक है, कोई व्यक्ति जो स्वयं कोई अपराध नहीं करता है लेकिन फिर भी किसी तीसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए आदेश देता है, जैसे कि ए कोई ऑफेंस नहीं कर रहा लेकिन आदेश दे रहा है कि जाओ डी का मर्डर करो। ए ने बी से बोला कि जाओ डी का मर्डर करो और बी जाता है डी का मर्डर कर देता है। यहाँ पे ए ने अपनी जगह से, ए हिला नहीं है, वो अपने घर पे बैठा था, उसने घर पे बैठे बैठे ही बी को कमांड किया कि आप जाइए और डी का मर्डर करिए, और बी ने डी का मर्डर वहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पर भी ए उतना ही लायबल है जितना बी लायबल है डी के मर्डर के लिए। प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है या अनुरोध करता है और या मदद करता है तो वह दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी होगा। ठीक है, मतलब इसमें कई कंडीशन बता दी गई हैं कि आप अगर मदद के तौर पे उससे मदद मांग रहे हो, उसको आप प्रोत्साहित कर रहे हो, आप आदेश दे रहे हो, तो आप भी इक्वल लायबल हो। अगर वो मर्डर के लिए 302 के लिए लायबल है तो आप भी 302 के लिए लायबल हो, भले आपने कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया, आप स्पॉट पे मौजूद नहीं थे, आपने उसको खंजर नहीं घोंपा, आपने उसको शूट नहीं किया, आपने वहां पर कोई एक्ट नहीं किया, आप अपने घर पे ही बैठे थे, आपने उसको फोन किया कि जाओ उसको मारो और आपके फोन पे ही उसने उसका मर्डर कर दिया, लेकिन आप भी इक्वल लायबल यहाँ पे हो गए। मतलब 302 का वो भी ऑफेंडर है, 302 के आप भी ऑफेंडर हैं, तो इक्वल ऑफेंडर आप दोनों हो गए। अब थर्ड पॉइंट पे आता हूं। उकसावे की सामान्य परिभाषा संहिता की धारा 107 मतलब आईपीसी की बात हो रही है या बीएनएस की धारा 45 के तहत दी गई है। एक जनरल डेफिनेशन अबेटमेंट की दी गई है। अभी हम डेफिनेशन पे आते हैं। किसी अपराध के लिए उकसाने की विशिष्ट परिभाषा मतलब स्पेसिफिक जो डेफिनेशन है वो आईपीसी की धारा 108 और बीएनएस की धारा 46 के तहत दी गई है। चलिए अब हम आते हैं अपने सेक्शन 45 पे। सेक्शन 107 आईपीसी का है ये। चलिए, तो धारा 45
बीएनएस के तहत निम्नलिखित तरीकों से उकसावे का गठन किया जाता है। कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए दुष्प्रेरित माना जाएगा अगर वो इन तीनों में से किसी प्रकार का भी कृत्य करता है। पहला, किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाना। अगर मैं किसी व्यक्ति को ऑफेंस, चोरी, रेप, मर्डर किसी काम को करने के लिए अबिट करता हूं, उकसाता हूं, इंस्टिगेट करता हूं, तो मैं इक्वल लायबल हूं। किसी अपराध को करने की साजिश में शामिल होना, मतलब कॉन्स्पिरेसी में, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी में इंगेज हो जाना, किसी कॉन्स्पिरेसी में इंगेज हो जाना और दुष्प्रेरण करना। देखिए, इंगेज होंगे और दुष्प्रेरित करेंगे, दुष्प्रेरित करना और कॉन्स्पिरेसी कर लेना, ठीक है। मतलब ए कॉन्स्पायर्ड करता है 4 लोगों के साथ, ए खुद है वो 3 लोगों के साथ क्या करता है, साजिश रचता है और उन लोग को दुष्प्रेरित करता है कि जाओ तुम तीनों और उस चौथे व्यक्ति का, 5वें व्यक्ति का जिसका नाम एक्स मान लो, मर्डर करके आओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कॉन्स्पिरेसी हो गई, साजिश हो गई और उस साजिश के तहत उस व्यक्ति का मर्डर हो गया। और वो मर्डर किसका कारण क्या था, दुष्प्रेरण, जो ए ने किया था बी, सी और डी को, और ई का हो गया था मर्डर। तो ये इंगेजेस विद कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। किसी व्यक्ति को अपराध करने में जानबूझकर सहायता प्रदान करना, जानबूझकर, ठीक है। आपको पता है कि ए की दुश्मनी बी के साथ है और ए बी के खून का प्यासा है, आप जानबूझकर उसको पिस्टल देते हो कि जाओ यार जो तुम्हारी दुश्मनी है आज निकाल लो, और बी जाता है और सी का मर्डर कर देता है। तो यहाँ पर वो इक्वल लायबल हो जाएगा बी के। अगर बी 302 का ऑफेंडर है तो ए भी यहाँ पे 302 का ऑफेंडर माना जाएगा। 4th पॉइंट पे आते हैं। उकसावे का मतलब है किसी दूसरे को गलत काम करने के लिए उकसाना। यह प्रत्यक्ष हो सकता है या एक पत्र हो सकता है, भाई पत्र के द्वारा भी आप उकसा सकते हो किसी को, और ऐसे भी आप उकसा सकते हो बोलकर, ठीक है। तो यह प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने, ठीक है, और पत्र के द्वारा, फोन पे कैसे भी उकसाया जा सकता है। इसका शाब्दिक अर्थ है उकसाना, उकसाना, आग्रह करना या अनुनय द्वारा कुछ भी करने के लिए प्रेरित करना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण तब होता है जब 2 या अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए षड्यंत्र में शामिल होते हैं और षड्यंत्र के अनुसरण में तथा उस कार्य को करने के लिए कोई कार्य अवैध लोभ घटित होता है, ठीक है। मतलब कॉन्स्पिरेसी, देखिए अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। मतलब यहाँ पर सबसे मुख्य ये है कि अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी, देखिए यहाँ पे अब एक डिफरेंस मैं आपको बता दूं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी में फ़र्क क्या है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी में एक बहुत अच्छा सा फ़र्क ये है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत जो भी आपने लोगों ने कॉन्स्पिरेसी रची है वो एक्ट हो या ना हो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर हो गई है तो चाहे एक्ट हो या ना हो आप ऑफेंडर हो जाते हैं। लेकिन अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी में क्या है, जो कॉन्स्पिरेसी की गई है वो एक्ट होना आवश्यक है, वरना ये ऑफेंस नहीं बनेगा। तो अगर अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी हुई है, ठीक है, दो या चार लोगों ने दुष्प्रेरित होकर कोई कॉन्स्पिरेसी करी है तो उसका होना भी, उस एक्ट का होना भी जरूरी है। अगर 4 लोगों ने, ये ए ने बी सी डी को ये दुष्प्रेरित किया है कि जाके तुम ई को मारो, ए बी सी डी को दुष्प्रेरित किया है यहाँ पे ए ने कि तुम ई को मारो, और अगर यहाँ पे ई का मर्डर नहीं होता है तो ये अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी हो और फिर एक्ट भी होना यहाँ पे क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। यही पॉइंट है। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण तब होता है, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, ठीक है। मतलब षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण तब होता है जब 2 या अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए षड्यंत्र में शामिल होते हैं और षड्यंत्र के अनुसरण में तथा उस कार्य को करने के लिए कोई कार्य अवैध लोप घटित होता है, ठीक है। इल्लीगल ओमिशन, इल्लीगल ओमिशन क्या, आप बाध्य थे उस काम को करने के लिए, आपने नहीं किया, मतलब क्या है, एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या कोई भी व्यक्ति जो वहां पर बाध्य था कि वो किसी व्यक्ति को किसी का मर्डर करने से रोकता, लेकिन उसने वैसा नहीं किया, तो वहां पर वो क्या है, लोप घटित, जिसे कहते हैं अवैध लोप घटित होना, हम इसे कहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। वह व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा उस कार्य को करने में जानबूझकर सहायता करता है। अगर आप किसी अवैध लोभ को या किसी ऐसे काम को जो कि अपराध की श्रेणी में है और आप जानबूझकर सहायता करते हो तो कहा जाएगा कि आप दुष्प्रेरण कर रहे हो। अब देखिए,
आपराधिक कानून में उकसाने शब्द अपराध के लिए उकसाने वाले व्यक्ति, उकसाने वाला और अपराध के वास्तविक अपराधियों या मुख्य अपराधी के बीच अंतर स्थापित करता है। आपराधिक कानून में उकसाने शब्द अपराध के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को और जो मुख्य अपराध करता है उनको बीच में अंतर स्थापित करता है। आपराधिक कानून जिसे कहते हैं अबेटर और अबेटेड। अबेटर मतलब वो व्यक्ति जो कि किसी को दुष्प्रेरित कर रहा है और अबेटेड जो दुष्प्रेरित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस पर यह डिफरेंस क्रिएट करता है। अब इसमें केस लॉ है प्रतिमा दत्त बनाम स्टेट AIR 1977। जब पति और सास ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शब्दों में उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, सक्रिय रूप से आत्महत्या का सुझाव दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने आत्महत्या कर ली, तो उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया जाएगा। 205 ऑफ IPC। अब एक केस लॉ और है। केस लॉ तो खूब आपको अच्छे दे रहा हूँ, एकदम लीडिंग केस लॉ है, परफेक्ट एग्जामिनेशन के लिए है। अगर मेंस में आए तो भी इसको आप इन केस लॉ को आप आराम से लिख सकते हो, एकदम मस्त रहेगा आपके लिए और अच्छा कंटेंट है। संजय @संजय सिंह सिंगर बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2002 का है। सर्वोच्च न्यायालय ने उकसाने को सहायता करने, सहायता देने, आदेश देने, परामर्श देने, समर्थन करने, प्रोत्साहित करने या किसी अन्य को प्रतिबद्ध करने के लिए प्रेरित करने के रूप में परिभाषित किया है। सिंपल है। अपराध के लिए उकसाने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मेंसरिया है। मेंसरिया मतलब आपका जो माइंड है वो कैसा है, ऑफेंसिव हो गया है। मेंसरिया माना जाता है कि मानसिक तत्व के समान है। अपराध के लिए उकसाने का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य मेंसरिया है, मतलब क्रिमिनल माइंड। ठीक है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है उकसाने के लिए, मेंसरिया। अब आते हैं सेक्शन नंबर 46 पे। वह व्यक्ति जो किसी अपराध के किए जाने या किसी ऐसे कार्य के किए जाने को दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा, वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो अपराध करने के लिए विधि द्वारा सक्षम है और जिसका उद्देश्य या ज्ञान उसी प्रकार का है जैसा कि दुष्प्रेरक का है। ठीक है, इसको एक बार और रीड कर लेते हैं अच्छे से। इसमें वह व्यक्ति जो किसी अपराध के किए जाने या किसी ऐसे कार्य के किए जाने को दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा, वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो अपराध करने के लिए विधि द्वारा सक्षम है और जिसका उद्देश्य या ज्ञान उसी प्रकार का है जैसे कि दुष्प्रेरक का। मतलब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या करने को यहाँ पे कह रहा है, ऑफेंस करने को यहाँ पे कह रहा है। मतलब किसी अपराध को किए जाने या किसी ऐसे कार्य को किए जाने जो कि क्या है, अपराध होगा अगर ऐसा कार्य हो जाता है, और वो ऐसा व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जो कि विधि द्वारा सक्षम है और जिसका उद्देश्य या ज्ञान उसी प्रकार का है जैसा कि दुष्प्रेरक का है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण 1 पे आते हैं। किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकता है, यद्यपि दुष्प्रेरक स्वयं उस कार्य को करने के लिए आबद्ध नहीं हो सकता। मतलब किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकता है। मतलब आप किसी को उकसा रहे हैं या किसी को दुष्प्रेरित कर रहे हैं। भैया आप किसी कांस्टेबल को बोल रहे हैं कि आप यहाँ से जाओ, चाय वाय पियो, क्या जबरदस्ती यहाँ पे खड़े हो, और उसी बीच कोई ऑफेंस होता है, या आप उसी इंटेंशन से आए हो कि मैं इस व्यक्ति को यहाँ से हटाऊंगा तभी अपराध हो पाएगा, तो आप आते हो, कहते हो यार कांस्टेबल साहब, दीवान साहब, आप यहाँ से जाओ, चाय वाय पियो, लो पैसा, जाओ चाय पियो, मस्त फ्रेश होके आओ, फिर ड्यूटी करना, और उसी बीच कोई ऑफेंस आप करवाते हो, तो यहाँ पर आप लायबल हो सकते हो। ये स्पष्टीकरण 1 बोल रहा है। यद्यपि दुष्प्रेरक स्वयं उस कार्य को करने के लिए आबद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब वो उस कार्य को करने के लिए खुद बाउंड नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि किसी इलीगल कार्य को करवाना है, इलीगल वर्क को करवाना है, इलीगल ओमिशन को करवाना है, और इलीगल ओमिशन तभी होगा जब वो कांस्टेबल यहाँ से हटेगा, और जैसे ही वो हटा आपने ऑफेंस करवाया। तो किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकता है, यद्यपि दुष्प्रेरक स्वयं उस कार्य को करने के लिए आबद्ध नहीं हो सकता है। भाई उसे खुद मर्डर नहीं करना था, लेकिन उसने क्या किया, उसने कांस्टेबल को, दीवान साहब को वहां से हटवाया और किसी और से वहां पे ऑफेंस करवा दिया। स्पष्टीकरण 2 पे आते हैं। दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया ही जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न किया ही जाए। मतलब जरूरी नहीं है। अबेट किया हुआ
अगर आपने मर्डर अबेट किया है तो जरूरी नहीं कि मर्डर होगा तभी आप अबेटमेंट के लिए चार्ज होंगे। अगर अबेटमेंट आपने कर दिया है और वो ऑफेंस गठित नहीं भी हुआ है तो भी आप उस अपराध के लिए दोषी हो जाएंगे, जैसे कि अबेटमेंट टू मर्डर। ठीक है, तो इसके लिए आप दोषी हो जाएंगे। या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न किया ही जाए, मतलब मर्डर हो ही गया हो। ठीक है, आपने पूरी कोशिश करी कि उस व्यक्ति का मर्डर हो जाए, लेकिन लास्ट टाइम पे वो व्यक्ति क्या हो गया, बच गया, वहां से भाग गया, वो इफेक्ट नहीं आ पाया जो आप चाह रहे थे। ठीक है, तो भी आप अबेटमेंट टू मर्डर के ऑफेंडर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने किसी को अबेट किया था ऐसा काम करने के लिए, किसी का मर्डर करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो मर्डर नहीं हो पाया, तो भी आप अबेटमेंट टू मर्डर के अपराधी बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर ए बी को सी की हत्या करने के लिए उकसाता है, बी ऐसा करने से इनकार कर देता है। ए बी को हत्या करने के लिए उकसाने का दोषी है। स्पष्टीकरण 3 पर आते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया है वह कानून के अनुसार अपराध करने में सक्षम हो या उसके पास दुष्प्रेरक के समान ही दोषपूर्ण आशय या ज्ञान हो या कोई दोषपूर्ण आशय या ज्ञान हो। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अबेटेड व्यक्ति है, जो ऑफेंस करने जा रहा है दुष्प्रेरण के द्वारा, अगर किसी ने मान लो ए ने बी को दुष्प्रेरण किया है कि तुम जाके सी का मर्डर करो, और बी जा रहा है, जबकि बी का ना तो कोई ऐसा इंटेंशन है, ना ही उसकी कोई ऐसी नॉलेज है, ना ही उसे ऐसा कोई ज्ञान है जिसकी वजह से वो उसका मर्डर करने जा रहा है। केवल वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको उकसाया गया है, उसको दुष्प्रेरित किया गया है और इसलिए वो जा रहा है। इसलिए तब भी वो वहां पर उतना ही लायबल है जितना कि करने वाला। ठीक है, तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास इंटेंशन हो, नॉलेज हो, किसके पास, जो ऑफेंस कर रहा है। एक व्यक्ति है वो केवल उकसा रहा है, दुष्प्रेरित कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति जाके कर रहा है। तो जो व्यक्ति जाके कर रहा है उसके पास ऐसा ज्ञान, ऐसा आशय होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो ऐसा क्यों करने जा रहा है। अगर उसने केवल कर दिया है तो उतना ही काफ़ी है। जैसे उदाहरण पे आइए, का दोषी इरादे से किसी बालक या विकृत चित्त वाले व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उकसाता है जो उस व्यक्ति द्वारा किए जाने पर अपराध होगा, जो कानून के तहत अपराध करने में सक्षम है और जिसका इरादा का के समान है। यहाँ का चाहे कार्य किया गया हो या नहीं, अपराध को उकसाने का दोषी है। ठीक है, एक अनसाउंड, एक मान लो एक बच्चे को पकड़ लिया आपने, ठीक है, जो 7 साल से कम का है, और बोला बेटा जाओ अंकल को चाकू मार दो, नाइफ मार दो, और आपने उस बच्चे को भेज दिया। उस बच्चे के पास एज पर लॉ पूरा प्रिविलेज है कि उसको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि वो 7 साल से कम का है। तो वो अगर मर्डर कर भी देगा तो भी उसके ऊपर कोई भी लॉ लागू नहीं होती, उसका ना उसका अरेस्ट होगा ना कुछ होगा। उसको ले आता है, उसको उकसाता है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है, उसकी इंटेंशन भी नहीं है, वो जाता है और चाकू मार देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भले वो बच्चा तो बिल्कुल गिल्टी नहीं है, लेकिन आप किसके गिल्टी हो जाओगे? अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो मर्डर के, वरना नहीं तो अबेटमेंट टू मर्डर के। ठीक है, अब स्पष्टीकरण 4 पे आते हैं। किसी अपराध का दुष्प्रेरण का एक अपराध है, अतः ऐसे दुष्प्रेरण का भी किसी अपराध का दुष्प्रेरण एक अपराध है, अतः ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी एक अपराध है। इसको समझते हैं उदाहरण से। उदाहरण, ए बी को दुष्प्रेरित करता है, मतलब ए बी को अबेट करता है कि वो सी को जेड की हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करे। मतलब ए जो है वो बी को क्या करता है, दुष्प्रेरित करता है कि वो सी को जाए, मतलब ए करता है बी को और कहता है कि तुम जाके सी को करो कि वो जेड की हत्या करे। ठीक है, बी जाता है और सी को कहता है कि जाके सी की हत्या करो। सी बी के कहने पे अपराध कर देता है, उकसाने के बदले में वह अपराध कर देता है, मतलब वो जेड की हत्या कर देता है। बी अपने अपराध के लिए हत्या की सजा के लिए दोषी है, मर्डरर, वो भी 302 का है, और ए ने बी को अपराध करने के लिए उकसाया गया था, और ए ने बी को अपराध करने के लिए उकसाया था, इसलिए ए भी उसी सजा के लिए दोषी है। मतलब यहाँ पे तीनों ही 302 के ऑफेंडर हो जाएंगे। ए ने बी को उकसाया, बी ने सी को उकसाया, सी ने जाके जेड का मर्डर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तीनों 302 के ऑफेंडर हैं। अब एक्सप्लेनेशन 5 पे आते हैं। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस व्यक्ति के साथ मिलकर अपराध करे जो अपराध करता है। यदि वह षड्यंत्र में शामिल हो जिसके अनुसरण में अपराध किया गया हो तो यह पर्याप्त है। मतलब कहने का मतलब यह है, इसको भी उदाहरण से समझते हैं। ए बी के साथ मिलकर जेड को जहर देने की योजना बनाता है। ए बी के साथ मिल जाता है और जेड को जहर देने की योजना बनाता है। यह तय होता है कि ए जहर देगा,
फिर बी सी को योजना समझाता है। बी सी को योजना, देखिए यहाँ पे 3 पार्टी हो गई, ए बी और सी, और चौथा जो विक्टिम है वो जेड है। ए बी के साथ मिलकर जेड को जहर देने की योजना बनाता है। यहाँ योजना बनाने वाले ए और बी हैं केवल अभी तक। अब ये तय होता है कि ए जहर देगा, ये तय होता है कि ए जेड को जहर देगा। फिर बी सी को योजना समझाता है। अब यहाँ पे सी नया आदमी आ गया, नया पर्सन सी आ गया। बी सी को योजना समझाता है और बताता है कि एक तीसरा व्यक्ति जहर देगा, लेकिन ए का नाम नहीं बताता। सी जहर खरीदने के लिए सहमत होता है। सी सहमत हो जाता है कि ठीक है, मैं जहर खरीद के ले आऊँगा, और उसे खरीदकर बी को सौंप देता है। तो मतलब क्या हो रहा है, सी जहर खरीद के ला रहा है, वो बी को सौंप रहा है, बी अब देगा ए को, ठीक है, ताकि बताए गए तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सके। ए जहर देता है, ए जहर दे देता है, भाई सी ने खरीदा, सी ने बी को दिया, बी ने ए को दिया, ए ने जहर दे दिया लास्टली जेड को, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप जेड की मौत हो जाती है। यहाँ हालांकि ए और सी ने मिलकर साजिश नहीं रची है, फिर भी देखिए ए और सी का कांटेक्ट कहीं डायरेक्ट हुआ अभी तक नहीं, बी और सी का हुआ है और ए और बी का हुआ है, लेकिन ए और सी का कहीं भी कम्युनिकेशन एक साथ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आगे क्या बोल रहा है, फिर भी सी उस साजिश में शामिल रहा है जिसके तहत जेड की हत्या की गई है, इसलिए सी ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और वह हत्या के लिए सजा का हकदार है। भाई सी ने भी मर्डर किया है, इक्वल ऑफेंडर हो गए तीनों, ए बी और सी। दुष्प्रेरक का अर्थ है वह व्यक्ति जो किसी अपराध को करने के लिए उकसाता है, या वह व्यक्ति जो किसी ऐसे कार्य किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने पर अपराध होगा जो किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता से ग्रस्त नहीं है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दुष्प्रेरक के समान ही आशय या ज्ञान के साथ अपराध करने के लिए विधि द्वारा सक्षम है। मतलब वो व्यक्ति जो किसी को उकसा रहा है, या वो व्यक्ति जो किसी को अपराध करने के लिए शारीरिक या मानसिक अक्षमता से ग्रस्त नहीं है, अर्थात ऐसा व्यक्ति दुष्प्रेरक के समान ही आशय ज्ञान के साथ अपराध करने के लिए विधि द्वारा सक्षम है। मतलब वो व्यक्ति जो खुद ऑफेंस कर सकता है, लेकिन वो किसी और को ऐसा करने के लिए दुष्प्रेरित कर रहा है, उकसा रहा है, उसकी हेल्प मांग रहा है, तो इसे कहेंगे हम दुष्प्रेरक। तो यहाँ पे दुष्प्रेरक का अर्थ ये है। तो यहाँ पे मेरे 2 सेक्शंस आज मैंने कवर किए हैं आपके साथ, सेक्शन 45, सेक्शन 46 ऑफ बीएनएस। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हुए होंगे। इसके नोट्स आपको तुरंत अब इस वीडियो के फिनिश होने पे आपके पास पहुँच जाएंगे। नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन, केस लॉज इंपॉर्टेंट मैंने आपको दे दिए हैं, और बाकी की जो प्रोविजंस हैं जैसे जैसे वो आगे आएंगे आपको उसके नोट्स वीडियो लेक्चर के साथ मिलते जाएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, नमस्कार।